1948 में जब इजराइल बना और दुनिया के नक्शे पर पहली बार इजराइल नाम का देश अस्तित्व में आया, तब तुर्की के बाद ईरान दूसरा ऐसा देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। तब ईरान में राजशाही शासन था और वहाँ के राजा यहूदियों को लेकर काफी ज्यादा उदारवाद थे। तब ईरान दूसरा ऐसा मुल्क था जिसने न सिर्फ इजराइल को मान्यता दी बल्कि इजराइल के साथ व्यापारिक और राजनयिक संबंध स्थापित किए। यह एक समय था जब इजराइल और ईरान के संबंध सबसे ज्यादा मधुर हुआ करते थे और तब इजराइल और ईरान एक दूसरे के जिगरी यार हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक वक्त था जब इजराइल इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब कि इस दुनिया के मानचित्र पर तब इजराइल नाम का कोई भी देश मौजूद ही नहीं था, ठीक वैसे जैसे पाकिस्तान। हालांकि यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि पाकिस्तान के बनने के पीछे की कहानी अलग है और इजराइल के बनने की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। तो पाकिस्तान को यहाँ छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इजराइल के साथ। बात प्रथम विश्व युद्ध की है, जब हिटलर यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसके कई कारण थे। खैर, इसके बारे में भी हम यहाँ बात नहीं करने वाले। प्रथम विश्व युद्ध तक जब इस पूरी दुनिया में इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता था, तब यहूदी इस पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर निवास करते थे और तब यहूदियों के लिए कोई स्पेशल मुल्क इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब तब तक। लेकिन चूंकि हिटलर एक क्रूर तानाशाह था और वह यहूदियों को पसंद बिल्कुल नहीं करता था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था। एक रिकॉर्ड के मुताबिक प्रथम वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मारा था। खैर, हम अपने जो टॉपिक्स है उस पर पुनः वापस आते हैं। उस दौरान फिलिस्तीन में यहूदी हिटलर के डर से जमा होने लगे थे और तब फिलिस्तीन ने भी इंसानियत और मानवता का परिचय देते हुए यहूदियों को दिल खोलकर शरण दी। लेकिन जल्द ही जब यही यहूदी फिलिस्तीन के एक हिस्से में धीरे धीरे करके मजबूत होने लगे, तो यह फिलिस्तीन के लिए बड़ी चुनौती बनने लगे। यहूदी उस जगह को जहां फिलिस्तीन के अंदर रह रहे थे, वहां उनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी थी और अब यहूदी उस जगह को अपने लिए एक अलग राष्ट्र के तौर पर मांगते थे। इसके बाद फिलिस्तीनियों से यहूदियों की झड़पें शुरू हो गई और तब दुनिया भर में इस बात की चर्चा एक बार से फिर से शुरू हो गई कि क्या हिटलर यहूदियों के मामले में सही तो नहीं था, क्योंकि हिटलर यह सोचता था कि यहूदी बेहद चालाक और तेज तर्रार दिमाग के होते हैं और भी बहुत कुछ। लगभग 21 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद मित्र राष्ट्रों ने सन 1948 में यहूदियों के लिए एक नए मुल्क की स्थापना की और नाम दिया इजराइल। दरअसल 1917 से फिलिस्तीन पर ब्रिटिश सरकार का हुक्म या फिर यूं कहें कि शासन था। मतलब कि फिलिस्तीन सब ब्रिटिश सरकार के अधीन उसका गुलाम हुआ करता था और ब्रिटिश सेना तब वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र राष्ट्रों का हिस्सा हुआ करती थी। और 1948 में फिलिस्तीन को आजाद करने से पूर्व ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन के उन हिस्सों को या फिर कहें कि उस हिस्से को जहां पर यहूदी रह रहे थे, जो इलाके यहूदी बहुल थे, उन्हें ब्रिटिश सरकार यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बनाना चाहती थी और उसने वैसा ही किया। और इस तरह से 1948 में फिलिस्तीन आजाद होते ही 2 टुकड़ों में बट गया और इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों ने इजराइल नाम का एक देश यहूदियों के नाम पर बना दिया, जो कि फिलिस्तीन का ही एक हिस्सा था। यह घटना कुछ वैसे ही है जैसे भारत का आजाद होते ही पाकिस्तान बना। खैर, इन दोनों ही घटनाओं को बड़े पैमाने पर तुलना नहीं की जा सकती। इजराइल के बनने के बाद 5 जुलाई सन 1950 को इजराइल की पार्लियामेंट में एक नया कानून बनाया गया, जिसके अनुसार संसार के किसी भी कोने से यहूदी या फिर यहूदियों को इजराइल में आकर बसने की स्वतंत्रता मिली और साथ ही उन्हें निमंत्रित किया। और आंकड़े बताते हैं कि इस कानून के बनने के महज 7 वर्षों के भीतर ही दुनिया भर से तकरीबन 7 लाख यहूदी इजराइल में आकर बसे। आज और इस वक्त इजराइल में जनतंत्र शासन है और वहाँ एक संसदीय कार्य प्रणाली है जिसे सीनेट कहते हैं और इसमें 120 सदस्य प्रतिनिधि का चुनाव प्रणाली द्वारा तकरीबन 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अब एक बार फिर से हम अपनी जो बात है उस पर वापस आते हैं। दरअसल 1948 में इजराइल तो बन गया, लेकिन इसके बाद इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने अस्तित्व को दुनिया के सामने स्थापित करने को लेकर रही। मतलब कि अपने आजादी के बाद इजराइल के पास दुनिया भर के देशों से मान्यता प्राप्त करने की सबसे बड़ी चुनौती थी और तब इस क्रम में तुर्की पहला ऐसा देश बना जिसने इजराइल को खुलकर मान्यता दी और फिर नंबर आया ईरान का। तुर्की के बाद ईरान वह दूसरा देश था जिसने इजराइल को खुलकर मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक के साथ साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तब ईरान में राजशाही शासन हुआ करता था और इस तरह से शुरू से इजराइल और ईरान के बीच संबंध बेहद ही मधुर थे। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इजराइल और ईरान के बीच संबंध मधुर होने के साथ साथ प्रगाढ़ भी होते चले गए। तब न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि कई मामलों में ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ न सिर्फ बिजनेस करते थे बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर हर मामले में चलने को तैयार थे। यहाँ इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि तब तक जब ईरान और इजराइल के मध्य सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी, तब तक ईरान में राजशाही शासन था जो कि पल्लवी वंश से ताल्लुक रखते थे और इसी राजवंश के दौरान तक इसके आखिरी राजा ईरान के शासक रहे। तब तक ईरान और इजराइल के मध्य सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच ईरान में एक और भी घटना घट रही थी और वह था ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथ तेजी से अपना विस्तार कर रहा था। ईरान के अंदर इस्लामिक धर्म गुरु जनता को भड़काने में लगे हुए थे और ईरान में
इस्लामिक कट्टरपंथ अपने चरम पर था। ईरान के अंदर इस्लामिक धर्म गुरुओं ने इस्लामिक कट्टरपंथ को इतना ज्यादा बढ़ाया कि ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति बस शुरू ही होने वाली थी। और फिर क्या था कि तभी ईरान में हुई एक घटना ने ईरान और इजराइल के संबंधों में ऐसी खाई पैदा की जिसमें दो मुल्कों के इस मधुर संबंध को पल भर में कट्टर दुश्मनी में बदल दिया। बात ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति की है। साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजराइल को मिटाने की बात करने लगे। अगर सीधी बातों में कहें तो उस वक्त ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। बस यही विवाद इस वक्त ईरान और इजराइल के मध्य कट्टर दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह है। दोनों ही देश एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। पर इसी मामले में इजराइल के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि अगर ईरान का कोई भी प्रोग्राम अगर इजराइल को संदिग्ध लगता है या फिर उसके लिए खतरा लगता है तो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला करेगा और इसके लिए वह यानी कि इजराइल हर वक्त तैयार है। अब एक बार फिर से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ईरान की इस्लामिक क्रांति 1989 में हुई थी और इसके फलस्वरूप ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। ईरान की इस इस्लामिक क्रांति को फ्रांस की राज्य क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के बाद विश्व की सबसे महान क्रांति के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन ईरान की यह क्रांति इस्लामिक कट्टरपंथ पर आधारित जो कि मुस्लिमों के लिए था और यही वह क्रांति थी जिसकी वजह से ईरान में पल्लवी वंश का अंत हो गया। ईरान में पल्लवी राजवंश के आखिरी राजा जो कि इस क्रांति के दौरान मारे गए, उनका संबंध इजराइल से बेहद ही मधुर और घनिष्ठ था और यही वजह था कि तब से इजराइल ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथ पर आधारित ईरान की नई सरकारों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है।